और मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं जो हमारे बीकॉम ऑनर्स सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में इनकम टैक्स के पेपर में लीडिंग केसेस हैं और जिनका वेटेज 5 मार्क्स का है। और आज हम केस ले रहे हैं जो कि सैलरी टॉपिक से रिलेटेड है। हमने हाउस रेंट अलाउंस की जब डिडक्शंस करते हैं, जब हम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन देखते हैं, तो हमने यही सीखा है कि बेस सैलरी की डेफिनेशंस में हम डीए इंक्लूड करते हैं इफ टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड, और कमीशन तब करते हैं जब फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्न ओवर हो और बाकी अलाउंसेस और परक्विजिट्स हम उसमें एक्सक्लूड कर देते हैं। और ये केस लीडिंग केस के सैलरी में कमीशन का इंक्लूजन होता है, ये तभी से स्पेसिफिकली डेफिनेशंस में लिखा जा रहा है। बहुत अच्छा केस। और ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दीदी के प्रदेश में वेस्ट बंगाल की कंपनी, और ये कंपनी करती थी डुप्लीकेटिंग मशीन्स को मैन्युफैक्चर करने का और सेल्स करने का, और इसने अपने यहां सेल्समैन अपॉइंट कर रखे थे और उनका प्रोविडेंट फंड जो कि रिकॉग्नाइज था कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से, उसमें ये कंपनी गेस्टनर डुप्लीकेटर कंट्रीब्यूट करती है टुवर्ड्स देयर सेल्समैन जो इनके एम्प्लॉई हैं उनके प्रोविडेंट फंड के लिए। और कंपनी प्रोविडेंट फंड में जो कंट्रीब्यूट करती है उसकी कैलकुलेशंस क्या है? उसकी कैलकुलेशंस हैं सैलरी जो कि फिक्स सैलरी प्लस कमीशन। देखिए दोस्तों, ये केस है गेस्टनर डुप्लीकेटर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कमीशन ऑफ इनकम टैक्स वेस्ट बंगाल, और डिसाइड हुआ है बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन 14 दिसंबर 1978। पेटिशनर है गेस्टनर डुप्लीकेटर्स प्राइवेट लिमिटेड और रेस्पोंडेंट है दूसरी पार्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वेस्ट बंगाल। जजमेंट की डेट दे रखी है आपको, और ये देखिए इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 17(1) की बात कर रहे हैं। सेल्समैन एंटाइटल्ड टू कमीशन इन एडिशन टू सैलरी। SSC means company credited into the PF accounts of salesman 8 share of PF contribution calculated on both salary and commission. SSC contribution जो PF का है on commission, it could be claimed as allowable deductions under section 36. यदि कंपनी जब अपने सेल्समैन को कमीशन दे रही है और कमीशन दे रही है उनकी सैलरी और जो उनको कमीशन दे रही है उनका दोनों का टोटल मिला के उसने पीएफ में कंट्रीब्यूट कर दिया, और पीएफ में जो कंट्रीब्यूट किया वो डिडक्शंस ली जा रही थी बाय द कंपनी अंडर सेक्शन 36 जो कि अलाउबल एक्सपेंडिचर है। और आपको जो मैंने आपके लिए नोट्स बना रखे हैं मैं वो आपको दिखाता हूं। ये देखिए, सैलरी इंक्लूड्स कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। ये हमारा जो केस कर रहे हैं हम इस पर कर रहे हैं, और ये हमने इंडियन कानून की वेबसाइट से निकाला हुआ है। और मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ एचआरए एंड कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, ये मैंने भी आपको बताया। देखिए दोस्तों, जो नोट्स में मैंने लिखा हुआ है, गेस्टनर डुप्लीकेटर्स was a private limited company West Bengal in the business of manufacture and sales of duplicating machines and accessories. इसके पास काम करने के लिए
सेल्समैन वुमेन भी होंगी इन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, और ये कंपनी इनको फिक्स सैलरी पे कर रही थी और कमीशन साथ में, और जो पीएफ था वो पीएफ इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वहां का वेस्ट बंगाल। कंपनी ने जब पीएफ के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे अपने एम्प्लॉइज के लिए, अपने सेल्समैन के लिए, तो सैलरी और कमीशन दोनों का जो टोटल हुआ अमाउंट इनके एम्प्लॉइज का, उनका इन्होंने पीएफ कंट्रीब्यूट कर दिया और उसका डिडक्शंस ले लिया सेक्शन 36 में जैसे कि लेते हैं। लेकिन आईटीओ कहता है नहीं, आईटीओ ने डिसअलाउ कर दिया। कितना अमाउंट? वो कहता है आईटीओ कि सैलरी पर तो आप ले सकते हैं लेकिन कमीशन पर मैं नहीं दूंगा। कमीशन का उसने डिसअलाउ कर दिया और यही पंगा हो गया कंपनी का और इनकम टैक्स का। असेसमेंट ईयर 1962-63 का अमाउंट उसने डिसअलाउ कर दिया। इसका मतलब ये डिसअलाउ एक्सपेंडिचर हो गया, इनएडमिसिबल एक्सपेंडिचर, और इसको इनकम में ऐड हो गया होगा और उस पर फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स मांग रहा होगा और उस टाइम तो टैक्स रेट बहुत थे। 1962-63 असेसमेंट ईयर का 95,000 डिसअलाउ कर दिया। मींस सैलरी का तो जो परसेंटेज होगा वो तो अलाउ किया, लेकिन कमीशन का जो परसेंटेज पीएफ में जा रहा था उसको डिसअलाउ कर दिया। 1 लाख के आसपास 1963-64 का और 1,18,000 के आसपास 1964-65 का। कमीशन के भाई जो कमीशन आपने पे किया उस सैलरी का तो पार्ट नहीं है। अब क्या हुआ? कंपनी ने भाई अपील किया। अपील में 3 अलग अलग सालों की अपील जाएगी क्योंकि 3 ईयर से इन्वॉल्व है और चांस की बात है तीनों केसेस एक ही ने नहीं सुने बल्कि 2 लोगों ने सुने। एक ने तो कंपनी की प्ली मान ली और दूसरे ने डिपार्टमेंट की प्ली मान ली। एक में कंपनी जीत गई 1 ईयर में और 2 ईयर के लिए डिपार्टमेंट ने जो आईटीओ ने कहा था उसी चीज को यस कर दिया। अब क्या हुआ? अब उसके बाद ये चले गए ट्रिब्यूनल में। अब ट्रिब्यूनल जो है वो कंपनी के फेवर की बात कर रहा है। देखो ये भी ड्रामे हैं, मतलब लॉ एक ही तरह के आपके तरीके स्टेटस जो है। आईटीओ की बात को एक असिस्टेंट कमिश्नर अपील्स वाला वो रिजेक्ट कर रहा है और दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है। ट्रिब्यूनल जो है वो कंपनी के फेवर की बात कर रही है। ट्रिब्यूनल क्या कहता है? वे तो कॉन्ट्रेक्चुअल एप्लीकेशन है और कमीशन सैलरी का पार्ट है। अब क्या हुआ? अब ट्रिब्यूनल में कंपनी जीत गई, कंपनी के फेवर की बात हो गई। हाई कोर्ट में चले गए। कौन? डिपार्टमेंट। भाई जो पार्टी लूज करेगी वही जाएगी ना। हाई कोर्ट में चलेगी डिपार्टमेंट। अब हाई कोर्ट ने डिसाइड कर दिया इन फेवर ऑफ इनकम टैक्स कि कमीशन जो है दैट वाज नॉट फिक्स्ड मंथली पेमेंट और ये तो एक अलाउंस है। इसके बाद कंपनी जब हार गई हाई कोर्ट में, जब उसके फेवर की बात नहीं हुई, वो चली गई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कंपनी जीत गई। हुआ ये, और जीती भी और साथ में कॉस्ट भी देनी पड़ गई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। देखो इसमें खेल कितना अच्छा हो रहा है। आईटीओ ने 3 साल का डिसअलाउ कर दिया, इनएडमिसिबल। उसकी अपील हुई 1 साल में कंपनी के फेवर में और 2 सालों में कंपनी के अगेंस्ट में। और ट्रिब्यूनल क्या किया? ट्रिब्यूनल ने सारे के सारे केसेस कंपनी के फेवर में कर दिए क्योंकि दोनों ही मतलब अपील में गए। हारने वाली पार्टी जब जाती है, ट्रिब्यूनल ने कंपनी के फेवर में कर दिए 3 साल का, हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फेवर में कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आईसीसी के फेवर में कर दिया और यह कर दिया अपील अलाउड विद कास्ट। और सुप्रीम कोर्ट कहता क्या है? सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई सैलरी में डीए तो इंक्लूड होता है
इफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड, तो आपने लिखा हुआ है, ठीक है, और एक्सक्लूड कर रखा है ऑल अदर अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स, लेकिन ये क्या लिखा है कि इट डज नॉट एक्सक्लूड कमीशन एज सच। भाई आपने लिखा कहा कि कमीशन को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, नहीं तो लिख देते ना एंड एक्सक्लूड ऑल अदर अलाउंसेस परक्विजिट्स एंड कमीशन, क्योंकि आपने लिखा नहीं इसलिए कमीशन हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते। और साथ में कहा गया कि कई बार, और ये होता भी है, कि आपने अपने यहां भाई नौकरी पर कोई बंदा रखा और उसको आप फिक्स सैलरी नहीं दे रहे बल्कि कह रहे हैं फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। वो बेसिकली है तो आपका एम्प्लॉय, आपकी सैलरी आपसे ले रहा है, लेकिन सैलरी का जो कैलकुलेशन का तरीका है वो आपने फिक्स ना करके बल्कि उसको कर दिया लिंक टर्नओवर के साथ, फर्स्ट इतना है। अच्छा वैसे देखो इसी केस में ये भी डिसाइड हुआ भाई सैलरी और वेजेस में कोई फर्क नहीं है, सैलरी वेजेस में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं। भाई आप सैलरी डेली दो, मंथली दो, बाई मंथली दो, फोर्टनाइटली दो, क्या फर्क पड़ता है, आप स्किल्ड लेबर को दो, अनस्किल्ड लेबर को दो, कोई फर्क नहीं है। जैसे मैं कई बार कहता हूं क्लास में, भाई आलू हमने खाने हैं, यूपी में पूरी आलू खा लो, पंजाब तुस्सी आलू दो परांठा खा लो, और मद्रास में मसाला डोसा खा लो, आलू से भरा हुआ, और क्या रह गया। तो इसलिए सैलरी और वेजेस में कोई फर्क नहीं है। देखो इसीलिए हम इसको कहते हैं लैंडमार्क जजमेंट, कि अब हमारी एचआरए की कैलकुलेशंस और पीएफ की कैलकुलेशंस में हमें बिल्कुल बताया हुआ है कि सैलरी में हमें डीए ऐड करना है इफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड, बाकी ऑल अदर अलाउंसेस और परक्विजिट्स हटा देने हैं, और हमें कमीशन ऐड करना है यदि वो फिक्स्ड परसेंटेज पर है।